तो लिपिड्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि लिपिड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, या बायोलॉजिकल सिस्टम में लिपिड्स के क्या क्या फंक्शन हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, क्या क्या इनके रोल्स हैं, और डेफिनेटली इन सब रोल्स को हम आगे जाके जो है वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स भी आपके पास जो है ये फ्यूल की एक फॉर्म है, जिनको आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर्म ऑफ फ्यूल है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ये पढ़ा था कि आपकी एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल सेल्स में और स्टार्च की फॉर्म में प्लांट सेल्स के अंदर स्टोर होती है। लेकिन ये जो ग्लाइकोजन और स्टार्च हैं, एक तो आपके पास जो स्टोरेज सेल्स हैं उनमें लिमिट है कि एक खास लिमिट से ज्यादा ये ग्लाइकोजन या स्टार्च को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली चीज ये कि इनकी एक स्टोरेज लिमिट है। और दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग स्टारवेशन, फॉर एग्जांपल आपने अगर ग्लूकोज का इंटेक नहीं किया तो आपके लिवर सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन के रिजर्व हैं, ये ग्लाइकोजन रिजर्व की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है और ग्लूकोज आपके जो है वो ब्लड के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो ग्लाइकोजन के रिजर्व हैं, क्योंकि इनकी स्टोरेज लिमिटेड है, इसका मतलब है कि कुछ खास टाइम स्पैन के लिए सिर्फ ये स्टारवेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक ये टाइम आप जो है वो 8 to 12 आवर्स का टाइम यहाँ पे कंसीडर करो। तो आफ्टर दिस टाइम पीरियड आपके जो ग्लाइकोजन के रिजर्व हैं वो पूरी तरह से डिप्लीट हो जाएंगे, और तब आपकी बॉडी जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स फैट। तो फैट्स आपके पास एक, आप कह लें फैट्स एंड ऑयल भी एक ऐसी फॉर्म है। जी बच्चे मुशर्रफ। मैम मेरा नेट इश्यू है, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा अटेंडेंस लगा देना। ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके। तो आपके पास जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स को हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्यूल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि लिपिड्स या फैट्स को स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर लिमिट नहीं होते, ये लिमिटलेसली जो है वो स्टोर हो सकते हैं विद इन एडिपोज टिश्यूज। क्यों ये लिमिटलेसली जो है वो स्टोर हो सकते हैं, इस चीज को भी हम थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एक चीज तो आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, जस्ट लाइक प्रोटीन्स, आपके जो फैट्स हैं और ऑयल्स हैं, ये भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, या फिर अगर आपकी डाइट में आपने इनको ज्यादा क्वांटिटी में इनटेक किया। सेकेंड फंक्शन इज कि आपके जो लिपिड्स हैं ये हमारे सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनकी जो बायोसिंथेसिस है उसमें भी यूज होते हैं। लाइक अगर आप सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसकी अगर आप कंपोजिशन की बात करो तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी सेल के अराउंड, लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें आपके पास एक बायलेयर होती है। ठीक है, लिपिड की बायलेयर होती है जिसमें हम प्रोटीन्स को इम्बेड हुए हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि ये लिपिड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते बल्कि एनर्जी के साथ साथ इनकी स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस भी है। आपके सेल्स की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो कि उस सेल के अंदर कंट्रोल करती है मटेरियल का इनटेक और यहाँ से जो रिलीज है मटेरियल का, इसको कंट्रोल करती है। ये जो बैरियर है, इस बैरियर को बनाने के पीछे भी आपके पास जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये क्या है? फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, और ये आपके पास जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। सो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, इसी तरह से स्फिंगोलिपिड्स, इन सब लिपिड्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ इनके जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको माइंड में रखना है। पहला फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ्यूल के तौर पे यूज हो सकते हैं बिकॉज बॉडी के अंदर ये लिमिटलेसली जो है वो स्टोर हो सकते हैं, सेव हो सकते हैं विद इन एडिपोज टिश्यूज। और दूसरा फंक्शन मैंने आप लोगों के सामने इसकी स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया है कि आपके कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में यूज होते हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स आपके पास आ जाते हैं जो कि इस तरह से बायलेयर बनाएंगे, और इसमें स्टीरोल्स आ जाते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों लिपिड्स की ही टाइप हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके जो लिपिड्स हैं ये लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोसिंथेसिस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज होते हैं। थर्ड कंपोनेंट या थर्ड फंक्शन इज कि आपके जो कुछ लिपिड्स हैं ये एज अ कैरियर यूज होते हैं। लाइक आप आगे फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस देखोगे या फिर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ऑब्जर्व करोगे
तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास अगर एक सेल है और इस सेल में यहाँ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो इसकी जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ कुछ कॉम्प्लेक्सेस अटैच होते हैं जो कि एटीपी प्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर क्यों अटैच होते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस आप ऑब्जर्व करोगे जिसमें क्यूनोन्स आ जाते हैं। इनको मैं अभी इन डिटेल नहीं बता रही, लेकिन वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, एक तरफ आपके पास क्लोरोप्लास्ट है और दूसरी तरफ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर आपके पास कुछ कैरियर्स रहते हैं। इनमें से कुछ कैरियर्स की नेचर जो है वो लिपोफिलिक नेचर होती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है लिपिड से मिलकर बने होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें एक मैंने एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस किया है क्यूनोन्स की। अब इन कैरियर्स का फंक्शन क्या होता है कि ये किसी रिड्यूस इंटरमीडिएट से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक ट्रांसफर करते हैं। तो यू कैन से कि आपके कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका वहां पे फंक्शन क्या होता है कि ये एज अ शटल सिस्टम एक्ट करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके दूसरे कॉम्प्लेक्स तक मूव करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो आपके कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज कि आपके कुछ एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स ऐसे हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं जिनकी नेचर क्या होती है कि ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल की भी आप बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में आपके पास जो है वो मेन जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के साथ आपको एक हाइड्रोकार्बन चेन जो कि फैटी एसिड से डिराइव हुई होती है वो नजर आती है। तो आपके पास कुछ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, एक तो आपने उनकी बात की, इसके अलावा लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, इनकी नेचर भी क्या होती है कि ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इन पिगमेंट्स को इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जिनकी नेचर लिपिड्स है, कौन कौन से पिगमेंट्स ऐसे हैं जिनका कुछ पोर्शन लिपिड से मिलकर बना हुआ है, और कौन से आपके जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स है वो ऐसे हैं जो कि नॉन लिपिड इन नेचर है। तो वी हैव अ डाइवर्सिटी इन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, जिनमें से कुछ पिगमेंट्स हैं वो लिपोफिलिक या लिपिड्स इन नेचर भी हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज, और ये पॉइंट आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो है वो, जब मैंने आप लोगों को मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच प्रोटीन्स की टाइप्स बताई थी तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि कुछ प्रोटीन्स के बारे में मैंने कहा था कि वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकती हैं, उसमें से स्पैन कर सकती हैं। लाइक ये आप लोग सिंडिकेंस और ग्लिपिकेंस याद हो तो सिंडिकेंस में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कोर प्रोटीन होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इट मीन्स कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकती है। जबकि ग्लिपिकेंस में आपकी प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक एंकर के थ्रू अटैच होती है, और इस एंकर को हमने कहा था कि ये एंकर एक फॉस्फोलिपिड है एक्चुअली। और कौन सा फॉस्फोलिपिड था? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो यहाँ हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं लिपिड के फंक्शन में कि आपके कुछ जो लिपिड्स हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स जिसमें फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, ये एज एन एंकर मॉलिक्यूल्स भी एक्ट करते हैं जो कि प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करने के लिए यूज होते हैं। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल की, जो कि डिफरेंट लिपिड एंकर प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करता है। तो अगर हमने लिपिड्स को पढ़ना है तो डेफिनेटली हमें जो है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी पता होना चाहिए कि लिपिड्स जो है वो किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और उन कंपोनेंट्स की नेचर क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा और कि आपके पास जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में आपके पास एक पोर्शन होता है अल्कोहल और दूसरा पोर्शन आपके पास होता है फैटी एसिड। यानी ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि मिलके क्या चीज बनाएंगे? लिपिड्स बनाएंगे। डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल कितनी टाइप्स की हो सकती है, कौन कौन सी अल्कोहल हो सकती है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स में क्या वैरायटी आ सकती है, और ये भी हमें यहाँ पे क्लियर करना है कि वो कौन सा स्पेसिफिक लिंकेज है जिसकी वजह से आपका अल्कोहल फैटी एसिड के साथ क्या होगा? लिंक होगा और वो लिपिड्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हमें मोनोमर्स का भी आइडिया होना चाहिए, मोनोमर्स के कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपस में लिंक अप होके
ये बायोमोलिक्यूल या पॉलीमर बनाएंगे, इसको भी हमने क्लियर करना है। तो लेट्स सी कि अल्कोहल में आपके पास कौन कौन सी वैरायटी आ सकती है और फैटी एसिड्स क्या हैं। अल्कोहल बच्चों आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसी स्पीशी है जिसमें आपके पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो अटैच होती है विद दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है तो आप इस अल्कोहल को कहते हो कि दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपके पास जो है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच हैं तो आप इस अल्कोहल को कहोगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरह से अगर 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो आप इसे कहोगे कि दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो लिपिड्स के केस में आपके पास जो अल्कोहल्स प्रेजेंट होती हैं, मैं चूंकि आप लोगों के सामने 2 टाइप्स के लिपिड्स डिस्कस करूंगी तो मैं दोनों टाइप्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ और उसके बाद हम जो है वो फर्स्ट टाइप से इंशाल्लाह पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक कंपोनेंट है अल्कोहल और वो अल्कोहल हो सकती है, ठीक है, अल्कोहल में मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं। अब फैटी जो लिपिड्स हैं, लिपिड के केस में जो आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट होती है, ये अल्कोहल 2 तरह की प्रेजेंट हो सकती है। एक आपके पास जो है वो कंपोनेंट ग्लिसरॉल है और दूसरा आपके पास है स्फिंजोसिन। ये 2 तरह की अल्कोहल्स हैं जो कि किसी लिपिड के अंदर आ सकती हैं। अगर ग्लिसरॉल अल्कोहल प्रेजेंट होगी तो उस लिपिड को आप ग्लिसरॉल लिपिड कहोगे, अगर स्फिंजोसिन प्रेजेंट होगी तो उसको आप स्फिंजोलिपिड कहोगे। ठीक है, तो अल्कोहल में आपके पास जो है वो चेंज आ सकता है। सेकेंड कंपोनेंट इज फैटी एसिड। अब देख लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं लिपिड्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स आपके पास कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन चेन है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने अल्कोहल इंट्रोड्यूस कराई थी कि अगर आपके पास किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो इस पोर्शन को या इस जो कंपोजिशन है इसको आप अल्कोहल कह सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इस हाइड्रोकार्बन चेन के जो टर्मिनस के ऊपर या एंड के ऊपर ग्रुप अटैच है, दिस ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दिस वन। तो आप कह सकते हो कि अब आपके पास ये जो कंपोजिशन है दिस इज अ फैटी एसिड। ये नॉर्मल एसिड नहीं है, ये कौन सा एसिड है, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। लाइक आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो वैसे भी किसी एसिड के साथ अटैच हो तो आप उसे एसिड ही कहते हो, जैसे यहाँ पे आप फॉर्मिक एसिड की एग्जांपल ले सकते हो। लेकिन फैटी एसिड में कंडीशन ये है कि आपके पास जो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उसके एंड पोजीशन के ऊपर अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तो इस केस में आप इस कंपोनेंट को क्या कहोगे कि दिस इज अ फैटी एसिड। यस, फैटी एसिड की भी हमारे पास वैरायटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि इस आर ग्रुप के साथ अटैच है। लाइक अगर आपके पास 14 कार्बन है तो ये फैटी एसिड डिफरेंट होगा। अगर आपके पास फैटी एसिड में 16 कार्बन एटम है तो ये डिफरेंट होगा। 18 कार्बन एटम है तो ये डिफरेंट होगा, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करना शुरू हो जाती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनकी स्टेट जिसमें ये एग्जिस्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं ये डिपेंड करते हैं ऑन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर फैटी एसिड। तो डेफिनेटली फैटी एसिड में कार्बन एटम्स की बेस पे वैरायटी आएगी। एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा सेकंड आपके पास वैरायटी आ सकती है फैटी एसिड नंबर ऑफ कार्बन एटम इसकी बेस पे, और दूसरा आपके पास है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो कौन सा अल्कोहल होगा और उसके साथ कौन सा फैटी एसिड अटैच होगा, ये एक्चुअली डिसाइड करेगा कि लिपिड की कौन सी टाइप बनेगी। लेकिन हमेशा जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं वो यही होंगी, एक तरफ अल्कोहल होगी, दूसरी तरफ फैटी एसिड होगी, और इनके दरमियान एक खास किस्म का लिंकेज है जो डेवलप होगा। तो तब आप कहेंगे कि नाउ ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर आया है दिस इज अ लिपिड। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फैटी एसिड से स्टार्ट करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वो ऑनवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड लिपिड। बच्चों पहले जो मैं आप लोगों के सामने लिपिड्स डिस्कस करूंगी ना वो होंगे ग्लिसरोलिपिड। पहले जो लिपिड्स की टाइप हमने डिस्कस करनी है वो कौन से लिपिड्स होंगे, ग्लिसरोलिपिड्स, यानी ऐसे लिपिड्स जिसमें आपने अल्कोहल कांस्टेंट रखनी है। और ये अल्कोहल कौन सी होगी,
ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर लेती हूँ और ताकि आप लोगों को याद रहे, और फिर नेक्स्ट टाइम जब तक हम ग्लिसरोलिपिड्स को स्टडी करें आप लोग अल्कोहल को हमेशा ग्लिसरॉल रखोगे, फैटी एसिड चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फैटी एसिड की जो है वो आपके पास वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अल्कोहल आपके पास ऑल द टाइम ग्लिसरॉल ही रहेगी। ग्लिसरॉल बच्चों आपके पास एक ऐसी अल्कोहल है जो कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। दिस इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें आपके पास 3 कार्बन एटम्स अटैच है एक हाइड्रोकार्बन चेन में, और इन तीनों कार्बन एटम्स के साथ एक एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। लाइक अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स को अटैच करवाती हूँ विद दीज 3 कार्बन एटम्स, तो इनकी जो रिमेनिंग वैलेंसीज आप 1 2 एंड 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के बाद आपके पास जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, वो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से आप देखते हो, ये स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। इस ग्लिसरॉल को आप लोग अगर देखो तो आप कायरलिटी का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ग्लिसरॉल को समटाइम्स हम प्रो कायरल भी कहते हैं। लाइक अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो ना, दिस वन, तो आप लोग अभी मिडल कार्बन को कह रहे हो कि दिस इज कायरल कार्बन, लेकिन मेरे ख्याल से ये मिडल कार्बन भी अभी ए कायरल ही है। किस तरह से? ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, और ये मिडल कार्बन है। मिडल कार्बन का एक पोर्शन आपके पास हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दूसरा पोर्शन हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये वाला ग्रुप और नीचे आपके पास जो फोर्थ बॉन्ड है वो भी इसी ग्रुप के साथ है। तो इस केस में आपके पास पूरे का पूरा जो ग्लिसरॉल है वो ए कायरल है, ना तो उसका पहला कार्बन कायरल है। इस चीज की समझ आई आप लोग? तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपकी सेंट्रल कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास अगर ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, इस ग्लिसरॉल का जो लास्ट कार्बन एटम है, उस लास्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है। आप लोगों को पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट की केस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड की केस में मल्टीपल टाइम्स आपके ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं इनकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, इनकी जगह कोई डिफरेंट ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं। तो अगर आपके ग्लिसरॉल के ऊपर थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा, तो फॉस्फेट की अटैचमेंट के बाद अगर आप कंपेयर करो तो पहला कार्बन आपका ए कायरल है, आपका लास्ट कार्बन एटम भी ए कायरल है, लेकिन इस केस में आपका जो मिडल कार्बन एटम है ये कायरल बन गया, बिकॉज इस केस में आपका ये जो पहली पोजीशन के ऊपर ग्रुप है ये भी डिफरेंट है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, और ये भी डिफरेंट है, ठीक है। इस केस में आपके चारों ग्रुप से एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कायरल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि प्रीवियसली ए कायरल हो लेकिन किसी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन के बाद उसमें कायरलिटी आ जाए, इस कंपाउंड को आप कहते हो कि दिस इज प्रो कायरल कंपाउंड, दिस इज प्रो कायरल कंपाउंड। यानी ये पहले कायरल नहीं था, लेकिन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट इसमें कायरलिटी इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लिसरॉल को प्रो कायरल कहा जाता है समटाइम्स, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहले ए कायरल है। जब प्योर ग्लिसरॉल को आप देखोगे तो ये ए कायरल कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही इसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर या फर्स्ट पोजीशन के ऊपर किसी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो इस वजह से इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये कायरल कार्बन बन जाता है, ठीक है। तो तब आप इससे क्या कहोगे कि नाउ दिस इज अ कायरल कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर प्रीवियसली कायरलिटी नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद कायरलिटी इंट्रोड्यूस होती है, इन कंपाउंड्स को हम प्रो कायरल कंपाउंड कहते हैं। यानी कायरलिटी इंट्रोड्यूस होगी लेकिन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब हम फैटी एसिड्स देखते हैं कि फैटी एसिड्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं और किस तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के दरमियान कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड द फैटी एसिड्स और इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फैटी एसिड जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये ऐसे आप कह लें कि आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपके पास एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी और इस हाइड्रोकार्बन चेन की जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम 4 to 36 कार्बन एटम। डेफिनेटली इससे लॉन्ग भी हो सकती हैं, लेकिन जो
ज्यादातर रिपोर्टेड लेंथ है वो आपके पास मिनिमम 4 कार्बन एटम्स है और मैक्सिमम 36 कार्बन एटम्स है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, विद एक्सेप्शन टू सम फैटी एसिड। तो इस हाइड्रोकार्बन के साथ, जो कि 4 to 36 इन नंबर हो सकते हैं, इन हाइड्रोकार्बन की जो एंड पोजीशन है, जो एक टर्मिनस है, उसके ऊपर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसको आप R से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैटी एसिड्स की भी वैरायटी आपके पास आ सकती है। लाइक एक तरफ आपके पास पाल्मिटिक एसिड है, दूसरी तरफ स्टीयरिक एसिड है, और अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो तो इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंस है। लाइक अगर आप काउंट करना शुरू करो तो आप लोगों को ये चीज पता चलेगी कि जो पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड में आपके पास जो टोटल कार्बन एटम्स हैं, जो ये पूरी की पूरी चेन है फैटी एसिड की चेन, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 कार्बन एटम। लाइक इस कार्बन एटम से जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम अगर काउंटिंग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 एंड 16। ठीक है, तो एक एंड से आप दूसरे एंड तक जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हो तो आप लोगों को ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? 16। दूसरी तरफ आपके पास स्टीयरिक एसिड है। स्टीयरिक एसिड में भी आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि पाल्मिटिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है। उसी तरह से हाइड्रोकार्बन चेन उसी वैलेंसी में प्रेजेंट है जो कि पाल्मिटिक एसिड में प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे भी मिथाइलिन ग्रुप, और ये हाइड्रोकार्बन चेन इसी तरह से चलती जाएगी, और टर्मिनस पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। दिस इज CH। तो टर्मिनस पोजीशन के ऊपर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये जो ग्रुप आपके पास यहाँ पे दिस इज CH2 ग्रुप। लेकिन जब आप इसकी लेंथ को देखते हो तो इस केस में आपके पास जो लेंथ है दिस इज 18 कार्बन चेन। तो मेन जो डिफरेंस आपके पास आया वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आया। इट मीन्स के फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे आप उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हो। 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, और इसी तरह से चेन लेंथ जो है वो इलोंगेट कर सकती है। जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, यहाँ जो सेकंड वेरिएशन है वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बेस पे होती है। लाइक आपके पास एक तरफ तो फैटी एसिड्स हो गए और उनको आपने कार्बन लेंथ की बेस पे देख लिया, लेकिन समटाइम्स आपके जो दो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर चेन लेंथ सेम होती है। लाइक 18 कार्बन एटम आपके पास यहाँ स्टीयरिक एसिड में भी प्रेजेंट है, और अगर आप ओलिक एसिड को भी देखो तो ओलिक एसिड के स्ट्रक्चर में भी आप अगर काउंट करो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 18 कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के अंदर फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस है। लाइक आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखो, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को देखो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखो, फिजिकल स्टेट को देखो, इनके स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में आपको डबल बॉन्ड की वजह से इस तरह से किंग्स नजर आ रही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से आ रहा है। कि आपका जो ओलिक एसिड है इसमें अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9th और 10th कार्बन एटम के दरमियान आपको एक अनसैचुरेशन नजर आ रही है, एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपके 9th और 10th कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, किसी किस्म की जो है वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं थी। तो ग्लिसरॉल आपके पास सेम रहेगी, लेकिन फैटी एसिड्स की जो है वो वेराइटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ 2 पैरामीटर। कार्बन एटम्स जो कि उसकी चेन लेंथ के अंदर प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम्स हैं उस बेस पे, और सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड, जिसमें आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को डिस्कस करोगे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो कि आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन क्या है सिस और ट्रांस के अंदर। तो अगर आप एक स्केच ड्रॉ करो कि आपके पास लिपिड्स की कितनी वैरायटी आ सकती है, तो आप यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो कि आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स जो कि उनके अंदर प्रेजेंट है। आप यहाँ से बता सकते हो कि आपके पास जो लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने हैं। तो आप इस लिपिड की कौन सी टाइप होगी, अगर आप ग्लिसरॉल को कांस्टेंट रखते हो, अल्कोहल को कांस्टेंट रखते हो, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा फैटी एसिड अटैच है।
फैटी एसिड में आपके पास पहला जो पॉइंट है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे आपने देखा कि आपके पास फैटी एसिड की वैरायटी हो सकती है, 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, या चेन लेंथ इससे भी एक्सीड कर सकती है। और दूसरा पैरामीटर आप देख रहे हैं कि समटाइम्स आपके जो फैटी एसिड है उनके अंदर चेन लेंथ तो सेम होती है, लेकिन उनमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से आप उनको क्या कर सकते हो, फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो कि फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्दर आप उनको सिस और ट्रांस फैटी एसिड कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, या उस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स हैं वो किस ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, इस बेस पे आप इनको फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हो। तो लेट्स सी कि सिस और ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं। यू कैन सी हियर कि अगर आपके पास किसी फैटी एसिड की जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी भी पोजीशन के ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में आप उस फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड कहोगे। लेकिन अगर आपकी इस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस केस में आपका जो फैटी एसिड होगा वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। नाउ समटाइम्स आपका जो फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स अटैच हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होते हैं। लाइक यू कैन सी है कि आपके पास यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप कहोगे कि दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ फैटी एसिड और सिस फॉर्म ऑफ द डबल बॉन्ड। और अगर आपके डबल बॉन्ड के अराउंड जो ग्रुप्स है इनकी पोजीशन ऑपोजिट हो, तो इस केस में आपके पास ये जो ओरिएंटेशन होगी इसको आप क्या कहोगे, ट्रांस। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स की मैं बात करी यहाँ पे स्पेसिफिकली, वो किस ओरिएंटेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिस ओरिएंटेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होते हैं, और ट्रांस ओरिएंटेशन बहुत लिमिटेड ओरिएंटेशन। ओके, अब हम फैटी एसिड्स की नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। लाइक अगर हमने फैटी एसिड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने हैं या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बतानी है, तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि हमने नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है। और हमने इस तरह की, आप लोग अगर अपने चैप्टर आज में अपलोड करूंगी उसको पढ़ोगे, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि फैटी एसिड्स को समटाइम हम इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रीड करने का क्या मेथड है या इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग जो है इनको नोट करके जाओ। तो इफ यू हैव अ फैटी एसिड जिसमें आप लोगों को पता है कि एक तरफ हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और इसके एंड के ऊपर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से। और वो कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, उस कार्बन एटम को आप कार्बन नंबर 1 कहोगे। तो इस केस में आप लोग देख लें कि आपके पास जो है वो एक फैटी एसिड ये है जिसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, इसमें मैं सिंपल आपको एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके बताती हूँ और इसके बाद ये लाइन रिप्रेजेंटेशन से आपको बता देती हूँ। तो ये आपके पास जो है वो एक फैटी एसिड है। ठीक है। तो इसमें ये आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। तो इस केस में आप यहाँ से इस कार्बन एटम से नंबरिंग को स्टार्ट करोगे और एंड तक इसे लेके जाओगे, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये आपके पास है एक सैचुरेटेड फैटी एसिड। इन केस आपके पास किसी फैटी एसिड के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या किसी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सपोज हम पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आपके पास जो है स्टीयरिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इट इज विदाउट अ डबल बॉन्ड। और दूसरी तरफ आपके पास ओलिक एसिड है, ये भी एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस फैटी एसिड को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो नंबरिंग इस तरह से रेफर करनी है। अगेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे भी जो आपकी नंबरिंग है वो इसी एंड से स्टार्ट होगी जो कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, दिस कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है।
अब फैटी एसिड्स में जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन चेन्स को समटाइम्स हम इस तरह से जिगजैग मैनर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका ये जो पोर्शन है, ये डिप्रेशन और यहाँ पे एलिवेशन, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो एंड पॉइंट है, पीक पॉइंट्स हैं, ये कार्बन एटम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे एक फैटी एसिड है, फॉर एग्जांपल मैं ओलिक एसिड की ही एग्जांपल ले रही हूँ, जिसमें आपके पास 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये 18 कार्बन एटम्स जो हैं इसके 9th और 10th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। इसके साथ हम स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें टोटल 18 कार्बन एटम है और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड में आप देखोगे कि आपकी ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की, ये आपके पास कार्बन नंबर 1, और उसके बाद आप इस जिगजैग मैनर में इसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हो हाइड्रोकार्बन चेन को। ये आपका कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आएगा वहां पे आप पोजीशन को इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, या इसी तरह से जिस पैटर्न से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से ड्रॉ करके वहां पे डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं कि आपने अगर ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो और इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 एंड 9, और 9th और 10th के दरमियान चूंकि डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आप इस तरह से डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन चेन को जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अब अगर आपके पास बुक में इस तरह से किसी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो आपने वो देख के परेशान नहीं होना, बल्कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है उस हाइड्रोकार्बन चेन को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जो कि कन्वेंशनली हम करते हैं। ठीक है, कि आप वहाँ पे इस तरह से मिथाइलिन ग्रुप, देन मिथाइलिन ग्रुप, CH2 और फाइनली CH3, और आप यहाँ पे इसको लाइंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जितने आपके पास जो कार्बन एटम्स है उनको आप इस तरह से पीक पोजीशन के ऊपर और डिप्रेशन पोजीशन के ऊपर जो है वो आप कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करोगे और इस तरह से इनको एक दूसरे से क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब यहाँ पे जो ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इस ओलिक एसिड के स्ट्रक्चर में मेरे पास जो है वो 9th और 10th पोजीशन के ऊपर एक डबल बॉन्ड है। मैंने यहाँ पे इसको जो है वो रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन मैं इसका नेम लिखना चाह रही हूँ, मैं इसको जो है वो एक सिस्टमैटिकली बताना चाह रही हूँ कि ये ओलिक एसिड है। तो फैटी एसिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम उनको जो है वो साइंटिफिक नेम्स के थ्रू बता सकते हैं, उनको नेम दे सकते हैं, और दूसरा हम उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम सिंबॉलिकली फैटी एसिड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड को और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी। तो आपके पास अगर कोई एक फैटी एसिड है, फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 16 कार्बन एटम्स हैं, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, नो डबल बॉन्ड। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का आपके पास क्या तरीका है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैटी एसिड है उस फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं उस कार्बन एटम की लेंथ को लिखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी पाल्मिटिक एसिड है अगर, और मैं पाल्मिटिक एसिड को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताना है कि पाल्मिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं। तो 16 कार्बन एटम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 16 लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो है कॉलन, और अगर इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आप वो लिखोगे। बिकॉज पाल्मिटिक एसिड में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो आप इसको लिखोगे कि दिस इज 16, 0। इसी तरह से अगर आपने स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो स्टीयरिक एसिड आप लोगों को पता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 18, और इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 0। तो आप क्या करोगे, 0। ऐसे ही अगर आपके पास जो है वो ओलिक एसिड है, और ओलिक एसिड में आप लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 18, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 18:1। नाउ इस सिंबल को देख के मुझे ये तो पता चल रहा है कि ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है,
लेकिन मुझे उस डबल बॉन्ड की पोजीशन का आइडिया नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई फैटी एसिड ऐसा है जिसमें आपके पास है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, देन उसमें कितने डबल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद आप उस डबल बॉन्ड की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे लिख देते हो लोएस्ट कार्बन आइटम जो कि उस डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड है। लाइक ऑलिक एसिड में मेरे पास जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान है। तो इसमें से जो लोएस्ट कार्बन आइटम है कार्बन नंबर 9, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी। तो इस सिंबल को पढ़ने से मुझे पता चल रहा है कि मैंने जो फैटी एसिड कंसीडर करना है, उस फैटी एसिड में टोटल 18 कार्बन आइटम्स हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और इससे एडजेसेंट जो कार्बन है कार्बन नंबर 10 उसके दरमियान पर। अगर आपके पास किसी फैटी एसिड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई हो तो आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने पहले तो देखिए फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर आपके पास जो है वो किसी फैटी एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो 2 से ज्यादा है, तो इन फैटी एसिड्स को आप कहते हो कि दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज इस केस में आपके पास मल्टीपल पोजिशन के ऊपर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। जबकि प्रीवियसली आपने जब ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था, तो ओलिक एसिड को आप कह सकते हो कि दिस इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिकॉज इसमें आपके पास सिर्फ एक ही अनसैचुरेशन है, और उस अनसैचुरेशन की पोजीशन क्या है कि ये कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान प्रेजेंट है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन the number of carbon atoms which are present in a particular fatty acid, you can classify them as monounsaturated fatty acid, डाईअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राईअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज एक्चुअली अ फैटी एसिड कंटेनिंग 5 अनसैचुरेशन, तो इसको हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कह सकते हैं। सेकंड वे ऑफ नोमेनक्लेचर इज कि हम सिस्टमैटिकली या साइंटिफिकली भी जो है वो फैटी एसिड को नेम कर सकते हैं, जिसमें हम उनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट जो फैटी एसिड का नंबर है उसको लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑक्टा डिकेनोइक एसिड कहा जा रहा है ओलिक एसिड। ऑक्टा आपके पास 8 को रेफर करता है और डिकेन आप कहते हो 10 को। तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो है एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 18 कार्बन आइटम्स हैं, और इसलिए आप इसे क्या कहोगे कि दिस इज ऑक्टा डिकेन। ऑक्टा डिकेन मीन्स 18 कार्बन आइटम विदाउट एनी डबल बॉन्ड। यानी इस केस में जब आपने सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर करनी है तो आपको हाइड्रोकार्बन चेन के जो सिस्टमैटिक नेम्स है उनका पता होना चाहिए। ऑक्टा डिकेन जो है वो आप किसी भी ऐसी हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हो जिसमें 18 कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं और उसमें कोई, अब यहाँ पे आपके पास ये जो एन की सुफिक्स है, ये एन रेफर करती है अल्केन को, और अल्केन में आपको पता है कि किसी किस्म का डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अल्केन आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो कि आपके पास एक पॉइंट के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि आपने इस डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना। तो अगर आपकी इस हाइड्रोकार्बन चेन में किसी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आप ये जो एन है इस एन की सुफिक्स को रिप्लेस कर देते हो विद द इनोइक एसिड। अगर एक डबल बॉन्ड है तो आप इसको क्या कर दोगे, इनोइक एसिड। अगर आपके पास 2 पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड है तो आप इसको डाई इनोइक एसिड कहोगे, और अगर जैसे यहाँ पे आपने 5 पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड देखा तो आप इसको पेंटा इनोइक एसिड कहोगे। तो जब भी आपने किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करना है तो उसका नेम लास्ट पे जो है वो इनोइक एसिड के ऊपर एंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास 18 कार्बन आइटम्स है ओलिक एसिड के अंदर, तो 18 कार्बन आइटम के लिए आपके पास स्टैंडर्ड नेम है, अल्केन का नेम है ऑक्टाडिकेन। लेकिन चूंकि ये अल्केन नहीं है, इसमें एक पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो आप इसे कहोगे कि दिस इज ऑक्टा डिकेनोइक इनोइक एसिड। लेकिन अभी भी मुझे ये ऑक्टा डिकेनोइक एसिड से
डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं पता चल रही, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पहले उस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, प्लीज। 9 ऑक्टा डिकेनोइक एसिड, ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास इस ऑक्टा डिकेनोइक एसिड में 9th पोजीशन के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि आप इस फैटी एसिड को जो है वो सिस्टमैटिकली नेम करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे प्रेजेंट जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करो जो सेकंड स्ट्रक्चर है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 20 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और जो 20 कार्बन एटम्स वाली आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट होती है, इसको आप इकोसेन कहते हो। इसको आप क्या कहते हो, 20 कार्बन एटम, इसके लिए आप यूज करते हो इकोसेन। जबकि यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी पोजीशन के ऊपर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, 5 पोजीशन के ऊपर। तो आप इसे कहोगे कि दिस इज इकोसा पेंटा इनोइक एसिड, यानी आपकी जो 20 कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें 5 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर आप उन डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को भी मेंशन करना चाहते हो तो आप लिखोगे 6, 5, 8, 11, 14, 17 इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना बच्चों, इसके लिए याद रखिएगा कि क्योंकि ये फैटी एसिड है तो आप इनको यहाँ पे लिखोगे ऑक्टा डिकानोइक एसिड। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपने अगर ये होता तो आप इसको लिखते ऑक्टा डिकाइनोइक एसिड। तो दिस ई इज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। ये ई अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक एसिड आप इसलिए ऐड कर रहे हो बिकॉज ये फैटी एसिड है, और आप लोगों को पता है कि जितने फैटी एसिड हैं उनके नॉमेनक्लेचर में हम लोग एंड पे ये इक एसिड ऐड करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फैटी एसिड के एंड पे भी ये इक एसिड जरूर लगेगा, लेकिन अगर कोई फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो आप उसके एंड पे नोइक एसिड ऐड करोगे, और अगर आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इनोइक एसिड, ठीक है। तो ये ई एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोकार्बन चेन ऑक्टाडिकेन है, लेकिन क्योंकि ये एक फैटी एसिड से बिलोंग करती है तो आप इसको लिखोगे दिस इज ऑक्टा डिकनोइक एसिड, ये फैटी एसिड है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो 16 कार्बन कंटेनिंग है, हेक्साडिकेन है, लेकिन क्योंकि ये फैटी एसिड का पार्ट है तो आप इसे लिखोगे हेक्सा डिकनोइक एसिड। ऐसे ही अगर कोई 20 कार्बन है किसी फैटी एसिड में और उसमें आपके पास जो है वो किसी भी किस्म का कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है तो आप इसको लिखोगे इकोसेन, आपने नेम दिया था 20 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन का। तो फैटी एसिड है अगर तो ये आपके पास होगा इकोसेनोइक एसिड, और अगर अनसैचुरेशन है तो आपके पास इकोसा इनोइक एसिड। 5 अनसैचुरेशन है तो इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। तो लेट्स नाउ सी कि हमारे पास ओमेगा फैटी एसिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फैटी एसिड हैं, जो 2 फैटी एसिड रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे, इन दोनों फैटी एसिड के एक टर्मिनस के ऊपर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आ रहा है, जबकि बिल्कुल जो सेकंड टर्मिनस है उस टर्मिनस के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम सिस्टमैटिक या साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए हमेशा हम फैटी एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम है, लाइक यहाँ पे आपका ये जो कार्बन एटम है विच बिलोंग्स टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कार्बन नंबर 1 कहते हैं। लेकिन समटाइम्स हम फैटी एसिड की जो नंबरिंग है वो इस एंड से स्टार्ट नहीं करते बल्कि हम इसके ऑपोजिट एंड से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो आपका पहला कार्बन एटम होता है विच इज द मिथाइल कार्बन एटम, इसको आप कहते हैं कि दिस इज ओमेगा एंड, ठीक है।
ये आपके पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और अब मैं यहाँ पे आपके पास कॉमन नहीं बल्कि जो ट्राइवियल या ग्रीक लेटर्स हैं, इन ग्रीक लेटर्स को हाईलाइट करने जा रही हूँ कि आपके फैटी एसिड की कौन सी पोजीशन अल्फा पोजीशन है, कौन सी पोजीशन बीटा पोजीशन है और कौन सी पोजीशन आपके पास गैमा पोजीशन है। तो इन ग्रीक न्यूमरल्स की बेस पे भी हम फैटी एसिड के डिफरेंट कार्बन आइटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा जो ग्रीक नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर हम कार्बोक्स आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो नेक्स्ट कार्बन आइटम है वहां से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिल्कुल जो एडजेसेंट कार्बन आइटम है उस कार्बन आइटम को अल्फा कार्बन आइटम कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपकी नंबरिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम दिस कार्बन आइटम, दिस इज अल्फा कार्बन आइटम, दिस इज बीटा कार्बन आइटम एंड दिस इज गैमा कार्बन आइटम। ठीक है, तो हमेशा जो ग्रीक न्यूमरल्स है उसमें आपका सेकंड कार्बन आइटम इक्विवेलेंट होगा अल्फा के और थर्ड कार्बन आइटम आपका इक्विवेलेंट होगा बीटा के। सिमिलरली आपका जो फोर्थ कार्बन आइटम है इसको आप गैमा कहोगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि देयर इज अ एंजाइम जो कि इस फैटी एसिड के अल्फा कार्बन आइटम के ऊपर अटैच करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पोजीशन कौन सी है। अगर कोई एंजाइम बीटा पोजीशन के ऊपर एक्ट करता है, जैसे हम आगे आप लोग जब बायोएनर्जेटिक्स का कोर्स करोगे तो वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन को पढ़ोगे, तो वहां पे कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि फैटी एसिड की बीटा पोजीशन के ऊपर ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करते हैं। तो जब तक आप लोगों को अल्फा और बीटा पोजीशन का नहीं पता, आप लोगों को ये नहीं पता कि एंजाइम्स में कितने कार्बन आइटम के बाद आके जो है वो कट लगाना है। तो इस केस में आपका जो थर्ड कार्बन आइटम है दिस इज बीटा कार्बन आइटम। और जो लास्ट पोर्शन है आपका जो बिल्कुल ऑपोजिट एंड है, द एंड विच इज ऑपोजिट टू दी कार्बोक्साइल ग्रुप, इसको आप क्या कहते हो, ओमेगा एंड। ठीक है, तो अल्फा बीटा इन तीन पोजीशंस को आप पहले हाईलाइट कर लो कि आपका जो ये सेकंड कार्बन आइटम है, द कार्बन आइटम विच इज एडजेसेंट टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन आइटम है। उससे बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन आइटम बीटा है और उससे नेक्स्ट गैमा कार्बन आइटम है। और जो आपके पास ओमेगा कार्बन आइटम है ये बिल्कुल लास्ट कार्बन आइटम है, यानी वो वाला पोर्शन जहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन चेन एंड हो रही है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, उस एंड को आप क्या कहते हो, ओमेगा एंड। समटाइम्स हम फैटी एसिड की नंबरिंग, ग्रीक नंबरिंग की मैं बात कर रही हूँ, जब आप इसको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हो तो आप यहाँ पे सिस्टमैटिक नंबरिंग में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बन नंबर 1 कहते थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन ओमेगा चेन को जब आप कंसीडर कर रहे हो, कॉमन आपके पास जो एक नंबरिंग का मेथड है, इसमें आप ओमेगा कार्बन आइटम को कार्बन नंबर 1 कहते हो और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट की ओमेगा एंड से और आपके पास जो पहला डबल बॉन्ड है वो थर्ड कार्बन आइटम के ऊपर प्रेजेंट है, तो इस फैटी एसिड को आप कहते हो कि दिस फैटी एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। और अगर आपने ओमेगा एंड से नंबरिंग स्टार्ट की और आपने यहाँ पे आके देखा कि आपके पास जो पहला डबल बॉन्ड है 1 2, इसको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ इस स्ट्रक्चर से, तो आपके पास ये वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसमें जब आपने ओमेगा एंड से नंबरिंग स्टार्ट की तो आपको ये पता चला कि आपका पहला डबल बॉन्ड 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ पे भी आपका 1 2 3, सिर्फ मैं फर्स्ट डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन के ऊपर है और यहाँ पे भी आपका फर्स्ट 2 एंड थर्ड पोजीशन। तो ये भी आपके पास जो है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देख रहे हो कि कुछ फैटी एसिड्स ऐसे भी हैं जिनमें आपका जो पहला डबल बॉन्ड है या जो पहली अनसैचुरेशन है, जब आप ओमेगा एंड से उसको देखते हो तो वो 6 पोजीशन पे आती है। तो इन फैटी एसिड्स को आप क्या कहते हो कि दीज आर दी ओमेगा 6 फैटी एसिड। और ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं ये हमारे लिए असेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में देखो तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इनके सिस्टमैटिक नेम्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है कि आपके पास एक ऐसा फैटी एसिड है जिसको आप अल्फा लाइनोलेनिक एसिड भी कहते हो, जो कि एक कॉमन नेम है। और इसकी अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो तो इट मीन से इसमें टोटल आपके पास 18 कार्बन एटम्स हैं, 3 पोजीशंस के ऊपर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। और अगर आप उन 3 पोजीशंस को आइडेंटिफाई करो तो वो आपके पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और वो 3 पोजीशंस कौन सी हैं, डेल्टा 9 12 एंड 15। तो ये आपके पास फैटी एसिड एग्जांपल है ओमेगा 3 फैटी एसिड।
इसी तरह से आपने अभी जो थोड़ी देर पहले इकोसा पेंटा इनोइक एसिड पढ़ा था, ये भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, यानी इसमें आपके पास टोटल 20 कार्बन एटम्स हैं और 20 कार्बन एटम्स में 5 अनसैचुरेशन हैं। और ये जो अनसैचुरेशन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ये किस किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट थी? अभी हमने प्रीवियसली देखी है कि आपके पास कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5, 8, 11, 14 एंड 7। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को ओके थोड़ी मैम, देर थैंक पहले यू। 20 कार्बन एटम्स जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके लिए बताया था कि आप यूज करते हो इकोसेन। और अगर आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल डबल बॉन्ड्स हैं तो आप उसको उसी तरह से जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने इकोसा पेंटाइनोइक एसिड किया है। इसी तरह से अगर आपके पास किसी फैटी एसिड में 22 कार्बन एटम्स हैं, यानी इसकी चेन लेंथ मिसिंग 2 कार्बन एटम एक्सटेंड हो गई है, तो आप उसको क्या कहोगे? डोकोसेन। और इस केस में आपके पास अगर अनसैचुरेशन है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप इसको कर लोगे डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड।